मित्रों, किताब उत्सव के इस आयोजन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला सत्र हितेंद्र पटेल की किताब आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ पर आधारित है। मैं हितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। हितेंद्र जी से बातचीत करेंगे अनीश अंकुर जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पे आएं। मैं अनीश जी से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत शुरू करें। दोस्तों, आज 9 दिवसीय किताब उत्सव के अंतिम दिन आप सब लोगों का स्वागत है। आज का ये पहला सत्र है और पहला सत्र आज सबसे पहले हो रहा है, 2.5 बजे से इसका वक्त है। और आज की जो किताब है आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ, और हितेंद्र पटेल का पिछले 4-5 वर्षों में बिहार, खास करके पटना, बेगूसराय, हाजीपुर आना काफ़ी रहा है। ये इनकी नई किताब है, नॉन फिक्शन है, जिसमें यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और गुरुदत्त एक उपन्यासकार थे। इनके उपन्यासों के माध्यम से 1919 से 62 के बीच का जो हिंदुस्तान का राजनीतिक यथार्थ था, उपन्यासों में किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन, 42 का आंदोलन, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके आधार पर उन्होंने एक इतिहास के उन तथ्यों पर रोशनी डालने की कोशिश की है जिस पर आधिकारिक रूप से जो इतिहास की किताबें हैं उस पर थोड़ी कम चर्चा करती है, जैसा कि इन्होंने करने की कोशिश की है। तो मैं हितेंद्र जी का स्वागत करता हूँ। इनसे पहले की एक बहुत अच्छी किताब इनकी कम्युनलिज्म एंड इंटेलिजेंसिया ऑफ बिहार 1870 to 1930, 60 वर्षों के वक्फे में सांप्रदायिकता और बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग का क्या रिश्ता था, उस पर उनकी काफ़ी अच्छी किताब थी। पीएचडी का काफ़ी श्रम करके, मेहनत करके उन्होंने लिखी थी। 2 इनके उपन्यास हैं, हारिल और एक चिरकुट और हारिल, 2 उपन्यास। इसके अलावा लगातार विभिन्न विषयों पर ये लिखते हैं। मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे पहला सवाल मेरा हितेंद्र जी ये होगा आपसे कि जो किताब का शीर्षक है आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ, तो अब तक इतिहास की किताबों में ऐसा क्या मिसिंग आपको लगा जो आपने उसको ढूंढने के लिए अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और गुरुदत्त के पास गए? क्या था, मिसिंग था जो लगा कि हम इसके माध्यम से एक नई चीज़ों पर रोशनी डाल सकते हैं? अनीश जी, ये सवाल मुझसे पूछा जाता रहा है और इसका जो उत्तर मुझे समझ में आता है कि मेरी जो चिंता है वो अतीत को समझने की है। अतीत से निष्कर्ष निकालकर वर्तमान में उसका उपयोग करने में मेरी दिलचस्पी कम है। तो मैंने 2 चीज़ें लक्षित की थी अपने इतिहास पढ़ने के दौरान कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारे यहाँ वो एक खास किस्म का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, और हमारे यहाँ यूरोप की तरह डॉक्यूमेंटेशन के जो और स्रोत हैं, जैसे हमारे यहाँ सरकार ही ये काम करती रही है, लेकिन जो यूरोप में सोसाइटी है वहाँ चर्च के पास बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, प्राइवेट आर्काइव्स भी बहुत सारे हैं और तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिससे कि आप इतिहास को विस्तार दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। सरकारी स्रोतों पर ही इतिहास लिखे जाते रहे। तो एक ये चिंता का विषय बना। और मैं देखता था कि अतीत की चर्चा करते हुए इतिहासकार एक खास मोड़ पर खास तरीके से खास बातों पर जोर दे रहा है, और तुलनात्मक रूप में साहित्य में वो चर्चाएं आ जाती हैं जो आम लोगों की स्मृति में भी हैं, इतिहास में भी हैं, और कुछ सहायक भी हो रही हैं जिससे कि हम उस समय को समझ सकें। तो मैं पिछले 30 वर्षों से कोशिश करता रहा ये समझाने की कि हमारे इतिहास लेखन के लिए साहित्य भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। और इस स्रोत की तरफ जाने के पहले मैंने एक जो आर्गुमेंट डेवलप किया था वो ये था कि आप मैलांचल को पढ़िए, फणीश्वरनाथ रेणु के, नागार्जुन को पढ़िए, रामवृक्ष बेनीपुरी को पढ़िए, और बहुत सारे लेखक, मैं उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ जो आपके ज़्यादा परिचित हैं। तो क्यों ना हम उस तरह का लिखें जिसमें कि ये समझ में आए कि जो सवाल वहाँ उठ रहे हैं
उसका संपर्क इतिहास से कितना है, कितना गहरा है। स्रोतों के विस्तार की ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने कोशिश की कि साहित्य में जो विधिवत इतिहास लेखन की तरह की सामग्री है उसके साथ इतिहास को जोड़ा जाए। और मैंने चुनाव उन लोगों का ही किया। मैं चाहता तो राहुल सांकृत्यायन को या रेणु को, यहाँ तक कि प्रेमचंद को, राही मासूम रजा सबको ले सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ करके ऐसी एक हिस्ट्री लिखने की दिक्कत ये भी होती है कि मेथोडोलॉजिकली आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इतिहास लिख रहे हैं, आप उपन्यास नहीं लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने उसको एक विधिवत स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो तय किया वो ये किया कि 4 ऐसे लोगों को रखा जाए जो 1919 से 1962 के बीच के पूरे अंतराल में जो कुछ घटित हुआ उसकी एक राजनीतिक व्याख्या सुसंगत तरीके से पेश करें। और इसलिए मैंने जानबूझ करके इसको थोड़ा सा ओपन किया, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में के उपन्यासों को रखा जिसमें वो कांग्रेस के नज़दीक है, एक समाजवादी के नज़दीक है, एक कम्युनिस्ट के नज़दीक है विचारधारा के स्तर पर, और एक हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से उसी कालखंड को देख रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे उस समय के ऐतिहासिक यथार्थ को समझने में मदद मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तथ्य देते हैं, लेकिन उस समय को समझने की दृष्टि देते हैं, सामग्री देते हैं, और एक तरह से हम उस समय को बेहतर तरीके से समझ पाने में समर्थ होते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी हाइपोथेसिस के साथ अंततः मुझे सफलता मिली जब IIS शिमला ने मेरे इस प्रपोजल को, नेहरू मेमोरियल ने मेरे इस प्रपोजल को स्वीकार किया और कहा कि आप इस पर काम कर सकते हैं। उसके पहले इतिहास मंडली ने लगभग ये तय कर रखा था कि इस तरह का काम साहित्य में हो सकता है लेकिन इतिहास में नहीं हो सकता है, और मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई साहित्य को भी एक स्रोत के बतौर इतिहास लेखन के लिए करना चाहिए। आपने इसमें एक विदेश के एक लेखक को कोट किया, हेनरी गोएल्शर करके, जिसमें आपने बताया कि सत्य के लिए आवेग की भी ज़रूरत होती है, इमोशन की भी ज़रूरत होती है। तो लेकिन कई बार इतिहास लेखन में माना जाता है कि आवेग, आपकी सब्जेक्टिविटी अलग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए, लोग समझते हैं कि इतिहास शुष्क तथ्यों के साथ लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए, लेकिन हर युग के अपने किस्म के पैशन भी होते हैं। आप इस युग में इमरजेंसी की चर्चा करिए और बताने की कोशिश करिए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इमरजेंसी के दौरान किस किस तरह की चीज़ें हुई थी, उसका क्या मतलब होता था। लेकिन उस युग का जो जिसको हम पैशन कहें या खास तरह का एक इमोशन होता है, उसको पकड़ने की ज़रूरत होती है, और उसी क्रम में शुष्क तथ्यों को उस समय के इमोशनल हिस्ट्री के साथ जोड़ना पड़ता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमको 1942 के आंदोलन को समझने के लिए, गांधी के प्रभाव को समझने के लिए, 1946 में जिस तरह की चीज़ें चल रही थी उसको समझने के लिए हमको जो है उस इमोशन से भी जुड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, इस किताब में भी यही कहने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो राजनेता थे वो अपने तरीके से परिवर्तन की बात सोच रहे थे, और हमारे यहाँ के जो महान लेखक थे वो सिर्फ उपन्यास नहीं लिख रहे थे, साहित्य नहीं सृजित कर रहे थे, वो अपने समय का मुकम्मल इतिहास भी लिख रहे थे। अगर आप रविंद्रनाथ से, प्रेमचंद से या रेणु से, नागार्जुन के उपन्यासों में से इतिहास को हटा दें तो क्या बच जाएगा? राजनीति जो है, इतिहास जो है, वो उनके उस पैकेज का हिस्सा है और वो जरूरी हिस्सा है। इसलिए आप राजनीति और इतिहास को उससे अलग नहीं कर सकते। अब जैसे आपने बताया कि राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए राजनीतिक उपन्यासों को आपने आधार बनाया, जैसे भगवती चरण वर्मा। आपने बताया कि हमने जानबूझकर सचेत रूप से प्रेमचंद को छोड़ा, और प्रेमचंद राजनीतिक उपन्यासों के मामले में उनका कई उपन्यास गोदान से लेके, तो क्या ये प्रेमचंद को छोड़ना या राहुल जी को या बिहार का कोई उपन्यासकार नहीं है, सबके सब उत्तर प्रदेश में हैं जिनकी पृष्ठभूमि है,
तो क्या ये था कि आपके दिमाग में जो ऐतिहासिक फ्रेमवर्क था ये लोग फिट नहीं बैठते थे? एक तरह से आप सही हैं। मुझे रेणु को रखना चाहिए था, ऐसा कई लोगों ने कहा। खुद मुझे लगता था प्रेमचंद को, राहुल जी आप जानते हैं, ये तीनों लोगों को इस प्रोजेक्ट से अलग हटाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज ये भी है कि इस तरह के प्रयास को इतिहासकारों के बीच में स्वीकृति प्रदान कराना, और जब आप साहित्य में थोड़े से ढीले ढाले ढंग से जाएंगे इतिहासकार के रूप में, तो इतिहास के क्षेत्र में उनका जो समर्थन है प्राप्त करना मुश्किल था। इसलिए इसकी जो पूरी प्लानिंग हुई है उसमें इतिहास के प्रश्नों के साथ ऐतिहासिक परिवेश को सामने रखते हुए इतिहास की उपस्थिति में साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से ऐतिहासिक यथार्थ को पकड़ने की कोशिश की गई है। इस पूरी किताब में आप देखेंगे कि इतिहास के तथ्य और उसके इंटरप्रिटेशन बिल्कुल उपस्थित रहे हैं, और साहित्य में जो पात्र कह रहे हैं उसके साथ उसका संवाद भी जारी है। इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे लोगों को के बारे में लिखा जो विधिवत रूप से राजनीतिक इतिहास लिख रहे थे। जैसे जो उपन्यासकार लिख रहे हैं वो 1919 से 1929 तक, 29 से 42 तक, 42 से 52 तक इस तरह से लिख रहे हैं कि मैं इस कालखंड को ले रहा हूँ। अमृतलाल नागर ने भी इसी तरह से बांट करके देखा है, गुरुदत्त ने भी यही किया है, यशपाल ने भी यही किया है, और भगवती चंद्र वर्मा ने भी यही किया है। यानी वो सायास एक राजनैतिक इतिहास लिख रहे थे, भले ही उसमें उसको इतिहास के रूप में पेश करें। एक अच्छी बात यह है इस किताब में कि चारों उपन्यासकारों के बारे में, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, नागर जी और गुरुदत्त के बारे में, ये उनके जीवन के बारे में बताते हैं। किस तरह का उनका जीवन था, संघर्ष पर, कैसी उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी। एक जो कॉमन चीज लगती है, आपने कहा कि हमने कांग्रेस, एक वामपंथी और एक राइट विंग, एक हिंदू नेशनलिस्ट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने जो जीवनी बताई है भगवती चरण वर्मा, गुरुदत्त, अमृतलाल नागर, ये सब के सब जनसंघ के क्लोज हैं। गुरुदत्त तो नॉन जनसंघ के साथ रहे हैं आरएसएस के ज़माने से। आपने भगवती चरण वर्मा के बारे में बताया कि वो जनसंघ से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, चौधरी चरण सिंह के कारण वो एमपी बने। आपने नागर जी के बारे में बताया कि बहुत ही समादृत रहे, भले उनका प्रारंभिक जीवन में थोड़ा मार्क्सवादियों के साथ रहे हो, लेकिन राइट विंग के साथ चले गए थे। तो ये अंततः तो सब ज़्यादातर तो राइट विंग के साथ, और यहाँ भी यशपाल को भी देखें तो उन पहलुओं पर ज़्यादा रोशनी दी गई है जहाँ गांधी नेहरू की आलोचना है। तो लगभग चारों की विचार भूमि लगभग एक है, और वो ये है कि लगभग राइट विंग की तरफ चली जाती है, दक्षिणपंथी आख्यान ज़्यादा प्रमुख हो जाता है। इसको स्वीकार करना मुश्किल है मेरे लिए। गुरुदत्त भी एक समय समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अब ये बात लोगों को बड़ी अटपटी लगेगी कि गुरुदत्त भी एक अपनी तरह की मजबूरी में दक्षिण पंथ की तरफ गए थे, लेकिन मैं मान लेता हूँ आपकी बात की, गुरुदत्त में वो जो दक्षिण पंथी रुझान जिसको हम समझते हैं वो था। लेकिन इतना रुझान प्रमुख है कि गांधी के हत्यारों को बचाने के लिए लगातार मुहिम चलाते हैं शुरू से उसमें। अच्छा, नहीं, मैं उस पहली बात को स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये इस किताब के बारे में जो लोग राय बता रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। भगवती चंद्र वर्मा के बारे में मैं कहूँगा कि उनके संबंध जरूर अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जनसंघ की दृष्टि से इस पूरे इन उपन्यासों में अपने पात्रों को नहीं रखा। अमृतलाल नागर के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि वो कांग्रेस के बहुत नजदीक, अगर नजदीकी खोजनी ही है तो गांधी और नेहरू के बहुत नजदीक है। और अंत तक वो कहते रहे कि मेरे लिए चीजों को समझने का जो आधार है वो गांधी और नेहरू ही है। इसलिए ये बात तो मैं नहीं मान पाता कि इन दोनों का वैसा प्रभाव। और यशपाल के बारे में क्या कहना, यशपाल के बारे में ये बात मकरंद परांजपे ने भी एक बार मुझसे बातचीत में कही थी। तो मैं ये मानता हूँ कि एक वामपंथी दृष्टि यशपाल की थी, लेकिन वामपंथी पार्टी दृष्टि नहीं रख पाए, इसीलिए पार्टी के लोगों को थोड़ी उनसे शिकायत जरूर रही है। वामपंथी दृष्टि रख कर यशपाल ने सृजन किया है, और गांधी
की आलोचना वो करते रहे हैं। नेहरू की भी वही आलोचना की है उन्होंने, जहां उनको लगता है कि खास करके वो झूठा सच के संदर्भ में, जहां कि उनको लगता है कि पार्टीशन के मामले में सरकार की भूमिका होती है, वहां उन्होंने इसकी आलोचना की। और मुझे लगता है कि बहुत ही तर्कसंगत है। हमारे आपको ये पता होगा, शायद मैंने उल्लेख भी किया इस पुस्तक में, कि उनके नेहरू विरोध के कारण उनको साहित्य अकादमी नहीं दी गई, साहित्य अकादमी का अवार्ड नहीं दिया गया। और बाद में 1974 के बाद उनकी एक दूसरी किताब को साहित्य अकादमी में मिला, और उसके लिए पीएन अक्सर को लिखना पड़ा इंदिरा गांधी को कि आप जो हैं वो उनको दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने नेहरू की आलोचना जरूर की थी, लेकिन नेहरू की आलोचना करने का अधिकार किसी लेखक को है। और तब जाके उनको मेरी तेरी इसकी बात के लिए अवार्ड मिला था। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो तथाकथित वामपंथी और दक्षिणपंथी जो टैग है, इससे थोड़ा ऊपर उठकर हम जो अपने सृजन के जगत के जो लोग हैं उनकी थोड़ी अलग व्याख्या करें, वरना हम ऐसी गलतियां करते रहेंगे। मसलन उदाहरण मैं देता हूँ, पटना में जब रेणु की मृत्यु हुई थी तो शोक सभा नहीं आयोजित की जा रही है क्योंकि वो फासिस्ट लेकर थे। अब ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, हम लोग थोड़ा सा उदार बने और समझने की कोशिश करें कि किसी एक एजेंसी के पास यथार्थ को समझने की सारी दृष्टियां नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अब जैसे आपने भगवती चरण वर्मा का उदाहरण लिया, उनका उपन्यास भूले बिसरे चित्र। तो अब जैसे 1919 का समय आता है तो जगत और उसका उदय पात्र है। देखिए, असहयोग आंदोलन जिसके बारे में हम लोग सब लोग मानते रहे कि हिंदू मुसलमान लोग एक साथ रहे, लेकिन वो मानता है कि नहीं, ये मुसलमानों का आंदोलन है। मोपला विद्रोह होता है तो कहता है कि मोपला विद्रोह में कुछ हिंदू मारे जाते हैं, इससे हिंदुओं को तकलीफ होती है। तो पूरा ये चारों उपन्यासों को जो आपने उपन्यासकारों को लिया, तो ज़्यादातर समस्याओं को हिंदू वर्सेस मुस्लिम से देखने की कोशिश की गई है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जगत कहता है कि ये महात्मा गांधी के बारे में कि उनके मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से हिंदुओं को मतलब बल प्रयोग की तरफ जाने के लिए बल मिला। गांधी हमेशा हिंदुओं की भर्त्सना करते हैं, मुसलमानों की तुष्टीकरण करते हैं। यही बात जगत भी बोलता है कि नेहरू को इसलिए इतना ज़्यादा प्रधानता मिली क्योंकि महात्मा गांधी उनके पीछे, महात्मा गांधी ने हिंदुओं को नेहरू परिवार के पीछे लगा दिया और सरदार पटेल जिनका संगठन पर पकड़ था उनको पीछे धकेल जाना पड़ा। यही बात यशपाल कहते हैं कि भाई जब 1940 का दंगा होता है तो 113 या 17 मस्जिद आपने गिनाए हैं, जिसमें आपने बताया है कि वो जो शरणार्थी आए थे उनको हिंदू रह रहे थे, अब इन बेचारे हिंदुओं को मस्जिद खाली करनी पड़ेगी। यही हाल आप इनका अमृतलाल नागर को, तो समस्याएं हमेशा हिंदू वर्सेस बाइनरी के रूप में आती और आते हैं कि हिंदुओं को कैसे मुसलमान सता रहे हैं। बढ़िया सवाल है, लेकिन इसका उत्तर देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे जो अन्य लोग हैं, जो बौद्धिक समुदाय के रिस्पॉन्सेज हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये साहित्य वैसा, इस साहित्य में या इन उपन्यासों में वही स्वर आ रहे हैं जो स्ट्रीट में लोगों के बीच में चल रहे हैं। तो साहित्यकार का एक जिम्मा ये भी होता है कि वो लोगों में जो चल रहा है, लोगों के दिमाग को जो आंदोलित कर रहा है, उन सबको समेटते हुए ऐतिहासिक यथार्थ को समझने की कोशिश करें। तो मेरा ये अनुमान है, जब जैसे जगत प्रकाश का आपने उल्लेख किया है, देखिए एक साहित्यकार ही ऐसा कर सकता है। और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में भगवती चरण वर्मा को महज चित्रलेखा के लेखक के रूप में न सोच करके उनको एक सीरियस बौद्धिक के रूप में भी देखे जाने की ज़रूरत है। इस पर लोग सोचेंगे। जगत प्रकाश ये सारे आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों की तरफ से रख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि वो जिन्ना को भी विलेन नहीं बना रहा है, और जिन्ना और गांधी के बीच की जो पर्सनल राइवलरी है उसको भी रख रहा है और किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। सुभाष और गांधी को रख रहा है, सुभाष और नेहरू को रख रहा है। और आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें वो दोनों पक्षों को रख रहा है। और जगत प्रकाश इतना मन से, हृदय से गांधी से जुड़ा हुआ है कि जिस दिन गांधी की हत्या की खबर आती है उसी दिन उसकी भी मृत्यु होती है, उपन्यास वहीं समाप्त होता है।
एक मानसिक लगाव, मानसिक रूप से गांधी के प्रति श्रद्धाशील होना, ये एक लेखक का हृदय है वहाँ। और जहाँ एनालिसिस की बात आती है वहाँ वो एकदम स्केचिंग जिसको कहते हैं क्रिटिसिज्म भी करने को तैयार है। मनमथनाथ गुप्त क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि भगवती चंद्र वर्मा ने अपने 2 उपन्यासों में सीधी सच्ची बातें और प्रश्न और मरीचिका दोनों में कुछ नहीं छुपाया है। जो उनको पता था वो सब उन्होंने उसमें रखने की कोशिश की है। और ये एक बड़ी बात है। यानी देख लीजिए, बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे लोग हैं जो समाजवादी आंदोलन की बहुत सारी अंदरूनी बातों को जानते हैं और वो सारे इक्वेशंस भी समझते हैं, लेकिन जब इतिहास लिखने की बात होती है तो वो चुप हो जाते हैं। तो बहुत सारे सच ऐसे हैं, इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स ऐसे हैं जिसको आप जानते हुए भी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते हैं। तो जो फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते हैं उस तरफ जाने का जोखिम इन उपन्यासकारों ने उठाया है और दोनों पक्षों की तरफ ध्यान रखा है। इसके कारण भी मुझे लगता है कि इनको पढ़ा जाना चाहिए। जैसे आपने सही कहा कि जो आपका ये कहने का मतलब कि जो सेकुलर फ्रेमवर्क है उसमें जो जमीनी स्तर पर एक सांप्रदायिक दुर्भावना थी एक दूसरे के समुदाय के प्रति, इसको लोगों ने छोड़ दिया। ये आपके कहने का मतलब नहीं, छोड़ा। देखिए, आपने जगत प्रकाश उदय का देखिए, वो शेख अब्दुल्ला के बारे में क्या कहता है कि वो जबकि शेख अब्दुल्ला के कारण कश्मीर भारत का अंग बना, उसके बारे में उसने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने मुझे बताया है कि वो दरअसल भारत को छोड़ के पाकिस्तान में, और वो दरअसल कट्टर मुसलमान है। कोई मुसलमान आता है पात्र, भले वो कम्युनिस्ट ही क्यों नहीं। जैसे आपको जमील का महात्मा गांधी के बारे में वो वक्तव्य याद होगा जिसमें आपने कोट भी किया है कि महात्मा गांधी महर्षि दयानंद से भी ज्यादा मुसलमानों के लिए खतरनाक है। और ये कई पात्र बोलते हैं जो मुसलमान कम्युनिस्ट है, तो मुसलमान कभी कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द डे वो अपने मजहब से, धर्म से जुड़ा रहता है। तो ये जो बहुत ही चालू किस्म की समझदारी है मुसलमानों के बारे में, ज्यादातर पात्र वही अभिव्यक्त करते नहीं प्रतीत होते। ये सीरियस बात है और इस पर मैंने सोचा है और बहुत गंभीरता से सोचा है, और आपकी बात को मैं डिसमिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बात एक तरह से कहीं ना कहीं निकल के आती है, कहीं ना कहीं। लेकिन ये साहित्यकार की दृष्टि का कमाल है कि उस जमील को भी वो पूरी संजीदगी के साथ पेश करते हैं। और आप उनके पात्रों का विश्लेषण करेंगे तो वो दिखलाते हैं, कम से कम नागर जी दिखलाते हैं कि ये जो मुसलमान हैं इसका जो राजनैतिक रूप निकल करके आता है और जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसके बीच में एक संबंध है। जैसे अगर आप नागर जी के अन्य उपन्यासों में जाएं, करवट में जाएं, अमृत और विष में जाएं, और बहुत सारे और भी उनके लेखन में कहीं से भी वो मुस्लिम विद्वेषी नहीं है, निश्चित रूप से नहीं। मैंने सारे उपन्यास उनके पढ़े। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुसलमान पात्र को जब वो दिखलाते भी हैं कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप यशपाल के बारे में ये बात कह सकते हैं। यशपाल भी जब कह रहे कि अचानक से मुस्लिम लीगी आने लगे और वो टोपी पहनने लगे और सारी चीज़ें बदल गई, ये बात यशपाल भी कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो हिंदू और मुसलमानों में के भीतर जो चल रहा है, जिसको हम लोग सेकुलर चश्मे से देखने पर पाते हैं कि वो कम्युनल डिस्कोर्स जैसा कुछ है, वो डिस्कोर्स अगर इतिहास में समाज में उपस्थित होता है तो उसको भी सामने रखा जाना चाहिए और फिर उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, और ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो एक उपन्यास में आया है कि ये देखा तुमने मोहम्मद अली कितना कम्युनल निकला, उसका भाषण सुना तुमने? तो मैंने कहा कि इतिहासकार की मांग है कि अब देखिए क्या कहा होगा उन्होंने। मोहम्मद अली तो पात्र हैं, हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। मैंने उनके भाषण को पढ़ा, बार बार पढ़ा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि उपन्यास में कैसे आया है यहाँ पर। तो फिर बाद में तहकीकात करने के बाद पता चला कि एक्चुअली वो जो हिस्सा है 2 पैराग्राफ जिसमें उन्होंने दलितों को मुसलमान बनाने के लिए
जो बात कि आप ईसाई अगर दलितों को ईसाई बना सकते हैं तो मुसलमान ये हक मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। और इसी बात को आपने कहा है कि इसका हिंदुओं में बहुत कड़ी प्रतिक्रिया। मेरे पास ऐतिहासिक तथ्य है, इसके मिनॉल्ट ने लिखा है, मौलवी के बायोग्राफी में मिलता है, श्रद्धानंद के लेखन में मिलता, मतलब उनकी राइटिंग में मिलता है। वो जो खिलाफत का वो हिस्सा है जिसमें कि वो बातें आ रही हैं मुस्लिम सोसाइटी से, इस बात को हिस्टोरियंस ने लगभग डिसमिस किया हुआ है। और इस कारण से समझ में लोगों को नहीं आता है कि जब ये खिलाफत मूवमेंट खत्म हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो अचानक से दंगे क्यों होने शुरू हो गए। ये किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ में आता था। लेकिन ये जो शुद्धि और शुद्धि संगठन वाला जो मामला आया, खिलाफत के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, इसको समझने के लिए मुझे इन उपन्यासों में सामग्री मिली, मेमोइर्स में मिले, लेकिन इतिहास में जब उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसको अंडर प्ले किया जाता है। तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक। जैसे आपने श्रद्धानंद के बारे में कहा है, बाद में उनकी एक मुस्लिम द्वारा हत्या भी की, लेकिन वो आपने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन था, बल्कि यहाँ तक कहा कि गांधी के राइज में बहुत बड़ा रोल रहा है श्रद्धानंद का। बिल्कुल, मैं अभी भी मानता हूँ कि श्रद्धानंद के बारे में इतिहासकारों ने कभी भी सीरियस प्रयास नहीं किया समझने का। लेकिन वही आदमी अंत में मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने चला जाता है। जो आदमी सेकुलर है तो उसको क्यों सीरियस नहीं? देखिए, सेकुलर हमारी कैटेगरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आर्य समाजी थे और हिंदू मुसलमान के बीच में एकता लाने के लिए संघर्षशील थे। और जो हम बोलते हैं ना, जो उस वक्त हम से हिंदू, माँ से मुसलमान, ये भी उनका ही एक नारा था। वो उस वक्त जब गांधी को समर्थन दे रहे हैं, ये बात आप जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कि जब गांधी आए थे वापस भारत में, तो सबसे पहले जिन दो आश्रमों में गए, जिन दो लोगों के पास गए, उसमें पहले आदमी शायद श्रद्धानंद थे और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो श्रद्धानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो गांधी के बहुत प्रिय थे, उनके समर्थक थे। आर्य समाज के भीतर उन सब बातों का उल्लेख इसमें नहीं किया जा सका है, लेकिन आर्य समाज के भीतर भी गांधी के प्रति, गांधी के समर्थन में लड़ने वालों में श्रद्धानंद रहे। लेकिन जो आपकी मूल बात है कि ये तमाम लोग जो हैं वो जब मुस्लिम विरोधी होते हैं या मुस्लिम विरोधी होने को विवश होते हैं अपने कारणों से, तो उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। अफगानिस्तान जाना जब शुरू किया इन लोगों ने, तो पुकार कर रहे हैं श्रद्धानंद, अपील कर रहे हैं कि मुसलमान भाइयों, आप भारत माता को छोड़ करके न जाएं। भारत माता को छोड़ दीजिएगा तो फिर क्या बच जाएगा। आपसे आशा करते हैं कि आप ऐसा न करें, भारत माता की सोचिए। ये अपील भी श्रद्धानंद कर रहे हैं। लेकिन जब वो मामला खिलाफत के उस पार जाता है, तब जो है हिंदुओं में, हिंदू नेताओं में इस तरह की बातें आने लगी थी। और तब जो है हिंदू संगठन और शुद्धि का जो आंदोलन है, हालांकि वो बहुत अच्छा आंदोलन नहीं था, उसकी अपनी सीमाएं थी और वो अपने तरह से एक विभाजन की तरफ बढ़ता हुआ कदम भी सिद्ध हो गया, लेकिन उसकी जड़ें जो हैं कहाँ हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए खिलाफत के समय जिस तरह की चीज़ें उत्पन्न हो रही थी, जिस तरह का नया विमर्श डेवलप हो रहा था, उसके साथ उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अब जैसे अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है, जिसमें जयंत इसका जो नायक है, उसकी 42 के आंदोलन में हत्या हो जाती है, उसका बेटा फिर मुख्यमंत्री बनता है। और उसके बाद उसके साथ साथ थोड़ा सा पहले चाहे तो एक पात्र कहता है कि हिंदुओं को जो तिलक का आंदोलन, मालवीय का आंदोलन, दरअसल मुख्यतः हिंदुओं का आंदोलन है और हिंदुओं को गौ मांस खाने वाले ईसाइयों और सुअर का मांस खाने वाले ये मुसलमानों और ईसाइयों से हिंदुओं को लड़ना है। दिक्कत नहीं, बल्कि लगता है, जो हम समझना चाहते हैं कि आपने यथार्थ के उन पहलुओं को कोशिश की है समेटने की जो छोड़ दिए गए। लेकिन ज़्यादातर जो मैं देख रहा था समाज, जैसे आपने गुरुदत्त का उपन्यास की जो नायिका पूर्णिमा है, तो कहती है कि पूर्णिमा गांधीवादी रास्ते पर चल के कैसे नष्ट हो जाती है, कैसे वो मुसलमान चरित्र जो है कैसे वो आगे होता है। तो ये लगता है कि गांधी नेहरू का रास्ता बहुत ही मतलब देश को रसातल में दे गया। मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया। और ये बार बार आपने कहा है, बल्कि उदाहरण दी कि महात्मा गांधी की ये दुर्गति हो गई थी कि लोग बसों में, ट्रामों में, गली चौराहों, नुक्कड़ों पर महात्मा गांधी को गाली दिया करते थे। चूंकि ये प्रसंग आपने छेड़ा है, तो मैं कहने का साहस कर रहा हूँ कि ये मैंने नहीं कहा है,
ये यशपाल ने कहा है और यशपाल ने कहा है, गुरुदत्त ने तो कहा ही है, यशपाल ने कहा है। और इसको एक तरह से मौन स्वीकृति जैसा कुछ हमारे आपके अमृतलाल नागर ने भी किया है। और स्थिति ये है जो आप लोगों को थोड़ी अद्भुत लगेगी, अजीब सी लगेगी, कि 1947 में जब अखबार छप रहा है और जब बहुत सारे विद्वान बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इसे गांधी हैं ही नहीं सीन में। उन अखबारों में जब रिपोर्टिंग आप देखिएगा तो उस रिपोर्टिंग में नीचे की तरफ कहीं एक कॉलम में गांधी उपस्थित है, बाकी तो सब देश आज़ाद हो रहा है। तो जो नया बादशाह बन रहा है, मैं बादशाह भी कोट कर रहा हूँ हमारे उपन्यासकार के पास से, ये भारत का नया बादशाह बन रहा है, वो जो पात्र कह रहा है, वो पात्र कौन है? वो पात्र पाकिस्तान में कांग्रेस का समर्थक हुआ करता था और खान अब्दुल गफ्फार का वॉलंटियर हुआ करता था। उसके घर के लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया, और वो किसी तरह से अपने एक बच्चे को लेकर के यहाँ आ पाया है। तो उसके मन में एक पीड़ा है। उस पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के लिए उपन्यासकारों ने, कई लोगों ने इसमें कोशिश की है, उन भावों को सीधे सीधे रखने की कोशिश की है जिन भावों से उस समय के इतिहास की इस तरह की रियलिटी उभर कर सामने आए। लेकिन तत्वतः मैं ये बात कहना चाहूँगा, तत्वतः 4 में से 3 उपन्यासकारों में जो मुस्लिम विद्वेष है वो नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। उनके पात्र कई बार होता है कि आप राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं कि हम करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आपके साहित्य में आपके भीतर से बात चली आती है। ये मेरे दिल की बात आपने कही, बिल्कुल। मैंने जो इसके पहले कम्युनलिज्म एंड द इंटेलिजेंशिया पर काम किया था, उसमें यही बात कहने की कोशिश की थी कि नेशनलिज्म के भीतर भी कम्युनलिज्म था, और जब आप उसको कुरेदेंगे तो एक्सप्लिसिटली आप नेशनलिस्ट पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कम्युनल पोजीशन होती है। लेकिन ये विडंबना भारतीय नेशनलिज्म की है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब एक व्यक्ति नेशनलिस्ट हो रहा होता है तो उसमें कम्युनल एलिमेंट्स का होना एक तरह से अपने देश में कम से कम हुआ है। यही तो राइट विंग कह रहा है। नहीं, राइट विंग क्या कह रहा है उससे कि नेशनलिज्म कम्युनलिज्म एक ही चीज नहीं, उनके कहने और इनके कहने में फर्क है। नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म जो है वो इंटरट्वाइंड है, और इस कम्युनलिज्म को अगर हम सेकुलरिज्म के सहारे इस पूरे डिस्कोर्स में घुसेंगे तो ये कम्युनल डिवाइड है, ये कहीं कहीं सख्त भी हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इसलिए भारत में एक विशेष किस्म की रणनीति अपनानी पड़ेगी कि ये जो कम्युनल डिवाइड है वो थोड़ा ब्लर्ड हो, और इसके लिए हम लोगों को एक खास तरीके से सोचना होगा, सच को स्वीकारना भी होगा, और आगे का रास्ता ऐसा बनाना होगा जिससे कि दोनों कम्युनिटी के बीच का खत्म हो। और इसके लिए मुझे लगता है कि राही मासूम रजा या इंतजार हुसैन और बहुत सारे लोग हैं, मंटो मुझे बहुत याद आते रहे। जैसे एक बात ये और है कि जैसे सारे पात्र इन उपन्यासों में अधिकतर वो गांधी नेहरू को तो कोसते हैं, लेकिन देखिए कि आपने बहुत अच्छा, आपने बल्कि उपन्यास में कोट किया है कि जिन्ना लगभग तैयार हो गए थे, लेकिन गांधी नेहरू की आलोचना है कि वो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच डिवाइड को रोक नहीं सके। अंग्रेजों की भूमिका पर थोड़ी सी चुप्पी है, थोड़ा उस पर साइलेंट है। क्या ये उपन्यासकार की गलती है या आपने उन पहलुओं को उतना जोर नहीं दिया? नहीं, उपन्यास में देखिए मैंने कोशिश ये की है कि इस किताब पे अपना जो मत है या अपनी उपस्थिति को न्यूनतम रखा जाए, और उनके पात्र जो कह रहे हैं उसके सहारे ही बातों को कहने की कोशिश की जाए। कई ऐसे प्रसंग आएंगे जिसको लगेगा कि या मैंने कैसे कोट कर दिया। मैंने इसलिए कोट किया कि उन पात्रों के उन अभिव्यक्तियों के सहारे इतिहास का एक हिस्सा जो है, जो हमको पसंद नहीं आता है, उसको स्वर मिल रहा है, इसलिए मैंने उसको रखा है। मेरी उपस्थिति इस उपन्यास इस किताब में कम है। जैसे इन तमाम चारों उपन्यासकारों ने 1920 के असहयोग आंदोलन पर, सविनय अवज्ञा पर, 42 के आंदोलन पर, तमाम बड़ी घटनाओं पर बहुत प्रमुखता से लिखा है। तो कैसे आंदोलन में जाहिर है कि ज़्यादातर गांधी नेहरू की आलोचना है, लेकिन एक चीज़ पर चुप्पी है, महात्मा गांधी की हत्या पर। महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगभग किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, बल्कि ये गुरुदत्त तो आपने लिखा भी है कि महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनको छुड़ाने के लिए प्रयास करते हैं। जबकि आप देखिए कि बिहार में हिंदी साहित्य में महात्मा गांधी के बाद एक विराट
एक विद्रोह की, जैसे आप दिनकर को ले लीजिए, गांधी की हत्या पर कविता है, इन पर बाबा नागार्जुन ने कविता लिखी और कई ने तो बाबा नागार्जुन ने तो स्क्वायरली ब्लेम किया सरदार पटेल, जबकि ये चारों उपन्यासकार अमूमन उपन्यास में लगता है कि पटेल के पक्ष में थे। अब जैसे पटेल पर ऐसी कड़ी टिप्पणी है नागार्जुन की, वो कविता हल्की सी ऐसी है कि क्या करते थे दिल्ली में बैठे पटेल सरदार, और जिसके घर में कोई घुस के साधु को दे मार, उस गृहपति को धिक्कार। लोग पटेल को कि आप क्या कर रहे थे कि आपके घर में मार दिया गया। तो यहाँ इतना विराट है, लेकिन इन उपन्यासकारों के लिए ये पूरा मामला एकदम साइलेंट है, कहीं कुछ नहीं। अमृतलाल नागर ने बहुत भयानक रूप से इसको प्रतिक्रिया दी है और गोलवलकर को के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, एक लेख लिखा था, उसका मैंने उदाहरण दिया है। ये सभी लोग आहत हैं, सभी लोग बहुत परेशान। भगवती चंद्र वर्मा का उदाहरण तो मैंने दिया, जो जगत प्रकाश है उसकी मृत्यु होती है, एक संत चला गया और इसमें तो बहुत एक उपन्यास वहीं खत्म होता है, उसका भरत वाक्य वही बन के आता है कि गांधी जैसे संत के मरने के साथ इनका जो 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 मुख्य पात्र है वो भी मर जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सीधी सच्ची बातों में रखा गया। ये गांधी विरोध, गांधी की हत्या का समर्थन या किसी तरह उसको समर्थन नहीं, लगभग चुप्पी नहीं है, क्योंकि गांधी के बारे में ऐसा विश्लेषण उन्होंने किया है, उस विश्लेषण में मुझे नहीं लगता है कि गांधी के प्रति क्रिटिकल है, और नेहरू के प्रति भी जो क्रिटिकल है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि गांधी और नेहरू के प्रति क्रिटिकल हुए बिना हम सारे विरोधाभासों को समझ लें, ये संभव नहीं लगता मुझे। इतिहासकार के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों ने अपने कंधों पर इतना बोझ उठा रखा है कि उनके प्रति क्रिटिकल हुए बिना इतिहास को समझने की दृष्टि ही आप विकसित नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैं सबसे निवेदन भी करता हूं कि हम इतिहास लिख रहे हैं, हम लोग कोई मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मैं इसको आपकी बात को क्वालिफाई करना चाहूँगा कि ये सभी लोग आहत हैं, सिर्फ यही नहीं। आप एम एन रॉय सारी जिंदगी गांधी का विरोध करते रहे, भयानक वैचारिक मतभेद है, लेकिन एम एन रॉय ने भी गांधी की मृत्यु पर जिस तरह का संदेश दिया है वो देखने लायक है। बिल्कुल आपने सही कहा। महात्मा गांधी को लेकर खुद बिहार में जयप्रकाश नारायण लोहिया या बिहार के सबसे बड़े नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती इतने कटु आलोचक, लेकिन महात्मा गांधी के मरने के बाद जैसी श्रद्धांजलि दी, लेकिन इनके विरोध में और इनको गांधी के देखने में और दक्षिणपंथी सांप्रदायिक शक्तियों को देखने में बहुत बड़ा फर्क है। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और इसको मैं ऐसे समझना चाहता हूँ कि वो भी एक अलग हिस्सा है जिसकी तरफ मैं गया हूँ इस किताब में, लेकिन मैं पूरी बात वहाँ रख नहीं सकता था क्योंकि ये किताब संभवतः 800 पृष्ठों की होती और उसको मैंने काफी छोटा किया। इसमें 425 है, 800 की होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी 1942 के बाद राजनीतिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गए थे। 1942 के बाद ये बात मैं कह रहा हूँ तो कुछ सोच कर कह रहा हूँ, तो ये जो राजनीतिक रूप से उनके इररेलेवेंट होने का जो सच है, इसको समझने के बाद आगे की गुत्थियां थोड़ी सुलझेंगी। अगर इररेलेवेंट होते तो उनको मारना क्यों पड़ता? यस, वो एक ऐसा मामला है जिसमें कि गांधी की उपस्थिति है उस बुजुर्ग की तरह, जो बुजुर्ग हमको चाहिए अपने परिवार में, लेकिन हम उसका कहा नहीं मानेंगे। हमको जब जरूरत होगी हम सम्मान प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उसकी मूल बातों को हम नहीं मानेंगे। और उस समय मैं उस बात को जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बात अभी इतिहास में भी नहीं खुली है कि 42 के बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेता गांधी है, लेकिन जो पावरफुल्स हैं जिनको ट्रांसफर करना है 47 में, उनके लिए मुख्य आदमी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल है। बल्कि इसकी एक व्याख्या ये भी है, जैसे आपने कहा भी है कि पाकिस्तान को पैसे देने के मामले को लेकर के कि जो अनशन करते हैं, जो सरदार पटेल को बुरा लगता है, बल्कि दूसरी व्याख्या ये है कि जब महात्मा गांधी अनशन करते हैं तो शुरू में बहुत कम भीड़ रहती है, भीड़ काफ़ी बढ़ती जाती है, लाखों की भीड़, और उसके बाद आरएसएस के जो लोग हैं उनको घरों से खींच कर लाया जाता है, यही भीड़ लाती है और महात्मा गांधी के सामने उनको नतमस्तक होने को कहा जाता है। तब आरएसएस को लगता है कि जिस आदमी को लग रहा था कि ये कमज़ोर है, अलगाव में पड़ गया, तो गांधी तो यहाँ ताकतवर काफ़ी दिखता है और इसी वजह से शायद हत्या की। आरएसएस के बारे में ना ये बात बोलना थोड़ा इस समय बहुत अनुकूल नहीं होगा। आरएसएस के बारे में एक ऐसी राय है कि आरएसएस बहुत बहुत शक्तिशाली हुआ करता था।
ऐसा नहीं है। आरएसएस की उपस्थिति थी, हिंदू सभा की उपस्थिति थी, लेकिन मुख्य रूप से हमको मानना पड़ेगा कि जो राजनीतिक शक्ति थी वो कांग्रेस ही थी। और कांग्रेस के भीतर जो बहुत सारे सवाल उठा रहे थे, उन तमाम लोगों के साथ आरएसएस का स्टैंड मिल गया बोल के उनको भी आरएसएस नहीं कहा जा सकता है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में गांधी के प्रति समर्थन था, लेकिन यहाँ पर ही वो बात आती है जिसकी तरफ ये किताब जाती हुई दिखती है, लेकिन पूरी तरह से खुलती नहीं है, क्योंकि आपने इतने गंभीर सवाल उठाए हैं कि मुझे उसको स्पेल आउट करना पड़ेगा। अब जैसे एक बात उसमें आती है कम्युनिस्टों के बारे में, कई जगह चारों उपन्यास कम्युनिस्टों के बारे में अपनी राय करते हैं। ज़्यादातर जो राय है कम्युनिस्टों के बारे में बहुत ही चालू किस्म का, थकाऊ, उबाऊ, कि कम्युनिस्ट एलीट होते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, रूस से ये लेते हैं। बल्कि उदय का एक बार है कि चीन डेलीगेशन गया तो कहता है कि चीन की जनता कम्युनिस्टों से बहुत डरी हुई है। तो ये बहुत ही एक दुष्प्रचार जो कम्युनिस्टों के बारे में चलता है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर खासकर यशपाल को छोड़ बाकी उपन्यासकार उससे ग्रसित हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है, बहुत ही दिलचस्प, कि जो बातें इसमें कोटेड हैं, या संवाद जब करते हैं, जब स्ट्रीट में हम बात करते हैं, परिवार में बात करते हैं, मित्रों के बीच बात करते हैं, तो हम बातचीत हल्के तरीके से भी किया करते हैं, लेकिन उसमें समय का सच भी उपस्थित हो जाया करता है। तो हम लोग को ये चाहिए कि इन छोटी चलताऊ बातों के पीछे का जो ऐतिहासिक यथार्थ है वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। और इसलिए जो चीन का मसला है, चीन का मसला, हमारे यहाँ के विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं उनको, श्री राघव शरण शर्मा, उन्होंने एक दिलचस्प किताब लिखी है, अनफॉट वॉर ऑफ 1962। और आप उनकी बातों पर, उनके निष्कर्षों पर ना भी माने, लेकिन जो वो वर्णन करते हैं उस वार का, वो कहानी दिलचस्प रूप से भगवती चंद्र वर्मा के उपन्यास से एकदम मिली हुई कहानी है। और यहीं पर मुझे चौंकना पड़ता है कि जो बात घूम घूम करके राघव जी जुटा लेते हैं, और जो 1962 के बारे में 70 के दशक में भगवती चंद्र वर्मा कह चुके हैं, उससे हमारे इतिहासकार अनभिज्ञ कैसे रह गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहासकार को एकमात्र जो है एजेंसी अतीत के संबंध में बोलने की नहीं होनी चाहिए। अतीत चर्चा में इतिहासकार का रोल है। इतिहासकार सबसे महत्वपूर्ण जरूर है क्योंकि उसके पास एक सुदृष्ट दृष्टि होती है, लेकिन पूरी की पूरी मोनोपोली उसकी नहीं होनी चाहिए। अतीत चर्चा में साहित्यकारों को भी जगह मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रविन्द्रनाथ अपने समय का इतिहास भी लिख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ गोरा नहीं लिख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ घरे बाहरे नहीं लिख रहे थे, 4 अध्याय नहीं लिख रहे थे, वो अपने समय का इतिहास भी लिख रहे थे। अब हम लोग लगभग कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, लगभग वक्त थोड़े वक्त हम लोग आपसे भी सवाल लेंगे। अंतिम सवाल हितेंद्र जी आपसे ये है कि आपकी जो पहली किताब थी कम्युनलिज्म एंड इंटेलिजेंसिया ऑफ बिहार, उसमें बहुत ही एक क्या कि ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन की तरह आपने ये लिखने की कोशिश की। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन ये बताती है कि जो चीज़ें छूट गई हैं वो हिंदू मुस्लिम के बाइनरी में देखने की आपने नहीं बल्कि उन पहलुओं को उठाने की कोशिश की। सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, जिस तरह का नैरेटिव ला रही है, हर समस्या को हिंदू मुस्लिम के टर्म्स में देखने की, हिंदुओं के साथ जाती हुई है, मुसलमानों ने काफ़ी अत्याचार किया है, कैसे लाहौर में हिंदू युवतियों के साथ बलात्कार किया जाता था, कैसे लगातार हिंदू विक्टिमाइजेशन के सवाल को चारों उपन्यासों में लाया गया। ये जो उपन्यास है, आपको लगता नहीं कि आपकी एक सेकुलर हिस्टोरियन के बतौर छवि रही है कि आप ऐसा तो उस स्टेट का जो नैरेटिव उसमें आप ट्रैप हो गए हैं? ये सवाल चूंकि पर्सनल है इसलिए मैं उसका पर्सनल उत्तर ही दूंगा। मैंने जो कम्युनलिज्म वाली किताब लिखी थी वो उसी दिन लिखना शुरू किया था मैंने, जिस दिन बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो स्थल है वो उसकी सूचना मिली थी। उसी दिन मैं किसी और विषय पर काम कर रहा था, मैं किसान आंदोलन पर शायद थीसिस लिख रहा था उस वक्त, लेकिन मैंने उसी दिन तय किया कि मुझे ये कम्युनलिज्म का मामला जो है समझना पड़ेगा। तो वो एक ड्राई हिस्टोरियन जैसे तथ्यों के आधार पर लिख सकता है, हालांकि उसमें भी कुछ शेड्स हैं, लिटरेचर का शेड्स है, आपने पढ़ी हो किताब। वो मुझे बहुत परेशान करता रहा
तो ये मैंने उस हिसाब से लिखा, एकदम जिसको कहते हैं एकदम हिस्टोरिकल। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं बहुत परेशान रहा इस बात से कि हमारे देश में ये हिंदू और मुसलमान के बीच की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, इसमें जिसको हम दक्षिणपंथी कह रहे हैं वो राष्ट्रवादी होता हुआ हमारी सत्ता में आ चुका है, आ रहा है। मैं उस वक्त सोचना शुरू किया था, तब सत्ता में आई भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि एक इतिहासकार के रूप में मेरा एक दायित्व है कि मैं समझूं कि आखिरकार जनता इनके साथ क्यों जा रही है। ऐसी कौन सी बात है, कोई ऐसी बात जरूर होगी जो हिस्टोरियन से छूट रही है। ये सवाल हम लोगों ने बहुत बार विपिन चंद्रा से डिस्कस किया, हमारे जो इतने सब्यसाची भट्टाचार्य, उनसे मैं लगातार बातचीत करता रहा। तो मुझे लगा कि एक ऐसी कोई जगह है जो खुलनी चाहिए, और वो जब तक कि आप खोलेंगे नहीं, सच जिसको समाज मन में रखे हुए है वो जब निकलेगा नहीं, तब तक आगे का रास्ता निकलेगा नहीं। और यहीं पर मुझे एक बहुत ही सीधी बात कहनी पड़ेगी कि नेतृत्व ने जनता के इमोशंस को ठीक ठीक अभिव्यक्त नहीं किया अपनी राजनीति में। जनता का शरीर था, लीडरशिप का मस्तिष्क था। मस्तिष्क ने पावर इक्वेशंस को एक तरह से हैंडल किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से शासन लिया, लेकिन वो महदूद रहा एक लीडरशिप या बुर्जुआ, जिसको हम लोग लेफ्टिस्ट भाषा में कहते हैं, मध्यवर्ग के हाथ में ही पावर रहा। नए शासक पुराने शासक के मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जन साधारण के बीच में, बंगला का एक शब्द है, जन साधारण के बीच गणतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का जो संकल्प था वो किसी क्रांति के द्वारा ही संभव हो सकता था। वो राजनीति से क्रांति नहीं होती है, क्रांति का पथ अलग है, और क्रांति का पथ जब तक नहीं आएगा तब तक जो है वो तस्वीर बदलेगी नहीं। और ये बात कहते हुए मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि, और ये बात मुझे खुलकर कहनी चाहिए कि मैं ये नए इतिहास लेखन की जो बातें चल रही है चारों तरफ, इसको मैं वज्र मूर्खों का वो काम करना कहता हूँ। ये इस तरह से इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास याति चर्चा जिसका प्रयोग मैं करता हूँ, इतिहास चर्चा करते समय अगर हम याद रखें कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस क्षेत्र के हैं, तो आप क्या इतिहास लिखिएगा, आप लिख नहीं सकते। जैसे आपने उपन्यास किताब को एंड किया है किसी को शायद उद्धृत करते हुए कि सही क्या है उससे ज्यादा जरूरी है सही लगता है या नहीं। वाह क्या बात है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं हाउसबाउम, एरिक हाउसबाउम, और एक बहुत उनके मित्र थे और बहुत बड़े इतिहासकार, लगभग उनकी टक्कर के टॉनी जूट। तो ये जूट को मैंने कोट किया है, और कारण ये है, उसमें वो कहते हैं कि जो चीज सच है तथ्य के रूप में। एक इतिहासकार हुए हैं एजीपी टेलर, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें सिद्ध किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर की जिम्मेवारी नहीं थी। एकदम हिस्टोरियन तरीके से तथ्यों को सजा के उन्होंने सिद्ध किया है कि हिटलर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए दोषी नहीं था। तो इसको सुनकर टॉनी जूट ने ये बात कही है जो मैं आपके सामने वो आपने उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज जो साउंड्स अनट्रू, अगर ऐसा है तो वो इतिहास नहीं है, भले ही ऐतिहासिक तरीके से लिखा गया। समथिंग विच साउंड्स ट्रू, ये एक इंट्यूटिव मामला भी है और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ा मामला भी है। तो इतिहासकार को ये समझना होगा कि जो चीज इतनी सही प्रतीत हो रही है उसके भी कुछ आधार हैं। और ये बात मेरे किताब के मूल में है कि इतने सारे लोग अगर किसी बात को बार बार सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक इतिहास भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का समय बहुत कम है, एक दो सवाल हम लोग ले सकते हैं। अभी चर्चा चल रही थी विरोधाभासों की, और इस क्रम में बुर्जुआ नेतृत्व की बात की गई। क्या ऐसा नहीं लगता कि आज के जो विरोधाभास हैं उस विरोधाभास के लिए पिछले 70 साल की लीडरशिप को जिम्मेवार ठहराना पूरी तरह से ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जब तक उस विरोधाभास को हम भारतीय नवजागरण के विरोधाभासों से लिंकअप नहीं करते, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने उस विरोधाभास को पैदा नहीं किया, वो नवजागरण के विरोधाभास हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया की लीडरशिप से हम यह उम्मीद करते थे कि वो गैप को ब्रिज करने की कोशिश करें। उनकी जिम्मेवारी इस संदर्भ में है कि वो उस गैप को ब्रिज नहीं कर पाए,
जिसके लिए उनकी भी जिम्मेवारी बनती है और अन्य की भी जिम्मेवारी बनती है। तो थोड़ा सा इसे स्पष्ट करें। अभी बात हो रही थी हिंदू मुसलमान कम्युनिज्म पर, आपने विस्तार से बात रखी है। मैं एक इतिहास दृष्टि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो हिंदू मुसलमान को लेकर के है, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। डॉक्टर लोहिया का कहना है, देसी मुसलमान और परदेसी मुसलमान वह भी हिंदू राष्ट्रद्रोही है जो इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, रजिया बेगम को अपना पुरखा न माने, वो भी राष्ट्रद्रोही है। वह भी मुसलमान राष्ट्रद्रोही है जो बाबर, नादिर शाह को हमलावर न माने। तो जो लोहिया की ये दृष्टि है हिंदू और मुसलमान को लेकर के, इस पर भारत में हम देख रहे हैं इस तरह से कैसे लोग सोचते हैं। और ये एक इतिहास दृष्टि है भारत में लोहिया का कि देसी मुसलमान और परदेसी मुसलमान का बात करिए। मुसलमान बाबर से पहले भी हजारों साल पहले यहाँ आए हैं। तो पूरा जो डिस्कोर्स अभी आपकी बातचीत हमको लग रहा था वो सिर्फ मुसलमान बनाम हिंदू, हिंदू बनाम मुसलमान, इस पर थोड़ा हम आपकी इतिहास दृष्टि चाहेंगे। हितेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपको अपने ही घर में बहुत बहुत स्वागत है हम सब की ओर से। दूसरी बात, मेरी जिज्ञासा है छोटी सी। अभी आपने कहा कि गुरुदत्त अपनी विचारधारा में मजबूरी बस बदल गए थे, तो उनकी मजबूरी क्या थी? और दूसरी कि गांधी 1942 के आंदोलन की कांग्रेस से परमिशन लेने के लिए कहते हैं कि अगर कांग्रेस परमिशन नहीं देती है तो मैं इसी धरती से एक बालू का मुट्ठा उठा करके मैं इस कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। तो वो 42 और 47 आते आते 5 साल में गांधी इतने लाचार और इतने कह ले अशक्त कैसे हो गए, ये भी थोड़ी सी बात आ गई। हितेंद्र जी, पहले तो आपको इस किताब लेखन के लिए बधाई। और मेरा सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है आपके लिए कि आप इतिहास लेखन एक नॉन फिक्शन कृति है और उपन्यास जो है कहा जाता है, साफ लिखा रहता है दैट इज ए फिक्शन बुक्स है। आपने नॉन फिक्शन के लिए फिक्शन का आधार लिया है। आपको नहीं लगता कि आगे आज की जो समय राजनीतिक जो हलचल है देश में, ऐसा नहीं है कि अब कुछ लोग आपकी चलन से ही अपनी सुविधा के लिए नॉन फिक्शन को ही आधार बना करके यथार्थ की कहानी लिखने में लग जाएंगे? ऐसा कोई खतरा नहीं दिखता आपको? नवजागरण वाली बात पर मुझे बहुत एकदम कोई आपत्ति नहीं है इस बात को मानने में, और इसी पर मेरी पहली किताब है कि इसका दोष जो है नेशनल मूवमेंट को नहीं दिया जा सकता, ये नवजागरण की ही प्रॉब्लम है। और जब मैंने वो किताब लिखी थी तो उसमें ये कहा गया था कि आप भारत हिंदू में ये कैसे खोज सकते हैं, जैसे अभी आज कहा जा रहा है कि गांधी में कैसे खोज रहे हैं। तो आपकी बात का उत्तर है मेरे पास। दोनों किताबों में ये बातें हैं कि नवजागरण के जो अंतर्विरोध थे और नेशनल मूवमेंट के जो अंतर्विरोध हैं वो कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय नवनिर्माण का जो संकल्प है, जो स्वप्न है, उसमें भी आता रहा है। तो ये कंटिन्यूम है, लेट 19th सेंचुरी से लेकर के पोस्ट 1947 भी ये चलता रहा है। और इस क्रम में हमको इन सारी चीज़ों की पड़ताल करनी पड़ेगी, जरूरी है। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसको मानता हूँ। लोहिया जी ने जो बात कही थी, वो लोहिया जी की बातों में हमेशा एक तरह का टेंशन रहता है। आप कहीं आपको लगेगा कि लोहिया जी भी वही बात कह रहे हैं और जो अन्य जो जनसंघ के नेता थे वो कह रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वो बहुत डिसेप्टिव है, तत्वतः वो ऐसा नहीं वो कह रहे होते हैं, और इसके लिए उनको जोखिम उठाने पड़ते हैं। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। लोहिया जी ने जो बात कही थी उसमें परदेसी और देसी के माध्यम से जो कहना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर जो आक्षेप है, उस आक्षेप को डाइल्यूट करना चाहते हैं। उनका मूल उद्देश्य शायद ये है। तीसरी बात, सतीश जी हमारे मित्र हैं, ये जो मजबूरी का किस्सा है ये कहना बहुत कठिन लगता है मुझे एक इतिहासकार को। मैं गांधी का एक तरह से भक्त माना जाता रहा हूँ, लेकिन गांधी के बारे में क्रिटिकल होना मेरी मजबूरी है अगर हम उस कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करें।
गांधी व्यक्ति अपने आदर्श अपने उस रूप में एक रूप में है, लेकिन पॉलिटिकल फिगर के रूप में उनके जो हस्तक्षेप हैं, खास करके 40 के दशक में, जिसको मैं क्रूशियल डिकेड कहता हूँ, उसकी मीमांसा के लिए गांधी के प्रति क्रिटिकल हुए बिना उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप जा ही नहीं सकते। और ये बहुत ही ऐसा काम है जिसको करने में मुझे आनंद नहीं आता है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी ऐसा मुझे लगता है। अब एक सवाल और है जो मेथोडोलॉजिकल सवाल है, नॉन फिक्शन फिक्शन का। किसी ने नहीं कहा है कि इतिहास को ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। ये 19वीं शताब्दी में एक निर्मित धारणा है कि फैक्ट्स आर सेक्रेड। ये जो रांके के बाद दुनिया में फैल गया कि इतिहास का मतलब यही होता है। लेकिन इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस, वो भी सवाल का जो जवाब देते हैं वो आज के इतिहासकारों को अच्छा नहीं लगेगा। उनसे पूछा गया कि आप जब घूम घूम करके लोगों से पता करते हैं इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में, तो आपका क्या आप कहते हैं कि भाई मैंने उनसे सुना है। तो ये सुना जाना, कई दिशाओं से अगर कोई कहानी आ रही है तो वो सही है या नहीं है, गलत है, ये देखना मेरा काम नहीं है। तो आप सोचेंगे कि अब ये जो इतिहास की दृष्टि है, जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज को पेश करने को भी इतिहास कह रहा है, और 19वीं शताब्दी में फैक्ट्स जो है उसको ही आधार बनाने की बात कर रहा है, दोनों के बीच में कुछ अंतर है। इतिहास की जो समझ हमारे बीच प्रचलित हुई, जिसको एकेडमिया ने स्वीकार किया, वो एक खास तरह की यूरोपीय समझ ही है। अतीत चर्चा का शब्द इसलिए मैं प्रयोग में करता हूँ कि अतीत में जाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एकेडमिया के लोगों को नहीं है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं और अविनाश जी और सतीश जी की तरह इतिहास क्या है ये इस खास तरीके से समझते हैं। इतिहास हमारे अतीत से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों की तरफ ले जाने का एक जरिया भी है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इतिहासकार के अलावा भी जो लोग हैं जो अतीत की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको भी अपने अतीत में जाने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सुसंगत तरीके से। अभी किसी मित्र ने कहा कि इस प्रविधि का, इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग कहानी, गप्पों, किस्से कहानियों को भी इतिहास के रूप में पेश कर सकते हैं और तमाम तरह की लड़ाइयाँ करवा सकते हैं। तो तमाम तरह के किस्सों में इतिहास है या नहीं है, ये लोग ठीक समझ जाते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो किस्से कहे जा रहे हैं, जो कहानियाँ कही जा रही हैं, वो सच है या नहीं, या सच जैसी है या नहीं, इसका विवेक जनता के पास होता है। इसीलिए सात्विक गुणों के लोग जो हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको जनता अपनी स्मृति में रखती है और बुरे तत्वों को अलग हटाकर परे कर देती है। मुझे इस मामले में राहुल सांकेतियान की दृष्टि का कायल होना पड़ता है, और मैं राहुल जी को बार बार, आज संयोग से चर्चा नहीं हुई इस तरह से, लेकिन राहुल जी को मैं मानता हूं कि वो जिस तरह से इतिहास में जाते हैं वो एक तरह का मॉडल हो सकता है, और वो इतिहासकारों से ज़्यादा बेहतर दृष्टि देने में सफल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो लिखा इतिहास में वही सब सही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतिहास में जाते समय हम लोगों को सिर्फ और तथ्य का भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि अतीत की बहुस्तरीय व्याख्याओं की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और नए किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जाना चाहिए। मेरा प्रस्ताव सिर्फ इतना है। बहुत सारी इसमें दुर्बलताएं रही होंगी किताबों में। आपके जो सुझाव हैं, और खासकर जब इन्होंने कहा कि आप ट्रैप तो कहीं नहीं हो जा रहे हैं, इसने लेकिन मुझे चौंकाया है, और मुझे लगता है कि मुझे भी इस पर कभी न कभी, कहीं न कहीं रुक कर सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसके क्या क्या परिणाम भी हो सकते हैं। बस इतना ही। बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। हितेंद्र पटेल जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने एंड में किया कि फैक्ट सेक्रेट नहीं होता। मुझे याद आया कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो हम लोग उसको हत्या कहते हैं, एक तथ्य है, लेकिन कई लोग उसको वध भी कहते हैं। तो उसमें विचार कैसे, व्याख्या कैसे निहित है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र जी इस कार्यक्रम को साकार करने के लिए। मित्रों, 9 दिवसीय इस कार्यक्रम में हमारे साथ जिनका सहयोग मिला, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, तक्षशिला संस्थान और पाटन संस्थान का भी हम राजकमल प्रकाशन समूह हृदय से आभार व्यक्त करता है।